करते हैं इंट्रोडक्शन. So let's begin with introduction and copyright useful for Punjab University examination. uh, तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन. आईपीआर होता क्या है, कंसेप्ट ऑफ कॉपीराइट क्या है. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ये राइट्स होते हैं गिवन टू पर्सन ओवर क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स. माइंड से जो निकलता है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. मतलब बेसिक थंब रूल ये है कि इनटेंजिबल इनटेंजिबल राइट है. टेंजिबल तो वो है जिनको हम टच कर सकते हैं. इनटेंजिबल है जो माइंड से, जैसे म्यूजिक हो गया, उसको टच नहीं कर सकते, सुन सकते हो, टच नहीं कर सकते. इन्वेंशन, लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क्स, सिंबल्स, नेम एंड इमेजेस यूज इन कॉमर्स, तो ये एक्सक्लूसिव राइट देते हैं ओवर इज और हर क्रिएशन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. ये आईपीआर के अंदर आपके आते हैं. ये आर्टिकल 27 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं, जो राइट्स जो है ये देते हैं. पेरिस कन्वेंशन के अंदर सबसे पहले आए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स. तो ये आपने लिखना है, प्लीज ये लिख लीजिए. क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं. पहला कब रिकॉग्नाइज हुआ, देखो पहला आया पेरिस. ये लिखिए, हाथ से लिखिए प्लीज इसे. पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स. तो यहाँ पे ये आया है 1883 से 1886 तक. ठीक है. तो ये हमने कर लिया. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, जो इंडस्ट्रियल इन्वेंशन, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, म्यूजिक, लिटरेरी वर्क, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, सबको कवर करते हैं. ठीक है. बुक्स की कॉपीराइट वगैरह सबको कवर किया. तो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी नेचर, आईपी डज नॉट कवर द फिजिकल ऑब्जेक्ट, क्योंकि फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए आपके अलग चीजें, कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, उसके लिए आपके पास, उसके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, आपके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है. ठीक है. लेकिन ये इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है और ये माइंड से रिलेटेड चीज के अंदर तो बहुत सिंपल है. राइट्स एंड ड्यूटीज है. तो आईपी जो है वो राइट्स देता है, ओनरशिप की ड्यूटीज देता है, और राइट है टू कंडक्ट सच एक्शंस. ही इज एंटाइटल्ड एक्सक्लूसिवली टू प्रोड्यूस, कॉपी द वर्क, मार्केट द वर्क. ठीक है. और नेगेटिव राइट भी है कि अगर किसी को नहीं देना है तो उसको ना भी दे. क्रिएशन ऑफ अ स्टैट्यूट राइट्स है, आईपीआर स्टैट्यूटरी राइट्स हैं, और इस स्टैट्यूट फॉर्मेशन के अंदर है. राइट होल्डर इज प्रोटेक्टेड बाय प्रपोजल्स, टेक्निकल सॉल्यूशंस. तो वो यहाँ पर ये आता है. कई लोग अब आईपीआर को ऐसे बोलते हैं अर्नब कि आईपीआर होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए. टेक्निकली ऐसा है, देखो इन्वेंशन तो इससे स्टाइफल होती है. अगर आप मान लेते हैं जैसे लैपटॉप हुए, तो लैपटॉप अब दो ही टाइप के हैं टेक्निकली. एक आईओएस हो गया, एक आपका एंड्रॉयड हो गया, विंडोज हो गया. तो ये तीन टाइप के लैपटॉप चल रहे हैं. एक एंड्रॉयड लैपटॉप है, एक आईओएस है, और एक आपका विंडोज लैपटॉप चल रहा है. फिर एक लाइनेक्स वगैरह अगर किसी ने डेवलपर वाला काम कर रहा है. तीन चार टाइप के. अब करने को तो लैपटॉप और भी कंपनीज प्रोड्यूस कर सकती हैं, बट आईपीआर इतना ज्यादा है इनका कि नहीं कि जैसे मान लो कोई भी कंपनी ने कुछ भी विंडोज पे थोड़ा सा भी लिया तो उस पर आईपीआर डाल देते हैं वो लोग. जैसे मान लो गूगल ने कुछ सैमसंग से लिया या सैमसंग ने कुछ एप्पल से लिया, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आईपीआर आता है. इनफैक्ट ये एप्पल का है, ये प्रोडक्ट है. और ये सैमसंग ने केस किया था एप्पल पे कि हमारी राउंड एजेस ले ली इन्होंने फोन की. तो एप्पल ने कहा कि यार राउंड एजेस तो क्या हो गया, राउंड एजेस तो नेचर में कितनी सारी राउंड एजेस हैं. आप टेबल ले रहे हो तो उसमें राउंड एजेस हैं, हमने वहां से भी तो इंस्पायर हो सकते हैं. बट नहीं, कोर्ट ने कहा कि नहीं, सैमसंग की थी वो राउंड एजेस और आपने लिए तो $1 बिलियन का उनको उनको भरना पड़ा हर्जाना. तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये आईपी लॉज जो है काफी स्ट्रांगली इसको करा जाता है, कॉर्पोरेट्स करते हैं बेसिकली. और ये किया जाता है. आईपी लॉ में बी ब्रॉड, सोल्ड, लाइसेंस, एम्प्लॉयड और एफिलिएटेड. तो ये आप कर सकते हैं, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है. एंड सब्जेक्ट टू पब्लिक पॉलिसी है. कई बार आपका रिलैक्स हो जाता है आईपी लॉ, जैसे अगर आपने फोटो स्टेट करानी है फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो वहां पे रिलैक्स हो जाता है. ठीक है. सब्जेक्ट मैटर तो हमने कर लिया है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सब्जेक्ट मैटर्स है. नाउ ये भी हमें करने की जरूरत नहीं है कि कब ये आया था. नॉट नेसेसरी. Encourages innovation, economic growth, safeguards the rights of creators, innovation, creativity, transfer of technology. जरूरत नहीं है. इंडिया मेंबर है डब्ल्यूटीओ का और ट्रिप्स एग्रीमेंट का, 1995 के अंदर आया था ये. और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया की जो पॉलिसी का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं पीओएल में. नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी 2016, ये अडॉप्ट की गई थी मई 2016 में. विजन डॉक्यूमेंट है टू गाइड फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ आईपीआर इन द कंट्री. इसका क्लैरियन कॉल था क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया. प्लीज इसको कर लीजिए. ठीक है. ये नोट डाउन करना है।
हाँ ये तो कर लो। एक ही पॉलिसी आई है अभी तक एज सच, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी। एक बार रैंडम सा क्वेश्चन आ जाता है तो। अब जो क्लासेस है वो इतनी हैवी नहीं है। जो हैवी क्लासेस थी वो पहले हो गई, अब स्मूथ क्लासेस है, मतलब कि जिसे कहते हैं ना कि एक मेजर चंक पहले निकाल देते हैं जब अर्नब, तो फिर बाकी काम बहुत इजी लगने लगता है। तो जो जी। बहुत बड़ा पहाड़ है वो जा चुका है, अब तो बहुत मजा आएगा, मतलब आपको अलग अलग तरीके से करने पे। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। आप बता सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्या फर्क है, और इनके हिंदी नाम बता सकते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में अर्नब? हिंदी में नहीं पता सर। कोई बात नहीं, इसको बत- वाणिज्य, ट्रेड। हाँ, वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य वाणिज्य मंत्रालय। मंत्रालय आपका तो है ना, वो अकाउंट्स आपने किया हुआ है, तो मैंने आपसे इसलिए पूछा ये। और जो फाइनेंस है वो तो फिर फाइनेंस ही है। ठीक है, मनी से, वित्त मंत्रालय। है ना, वित्त मंत्रालय, हाँ बिल्कुल। तो वित्त मंत्रालय में नहीं आता। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डीआईपीपी किस में पड़ता है? डीआईपीपी पड़ता है भाई आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। ठीक है, तो उसके अंदर आता है। क्योंकि ट्रेड रूट से रिलेटेड है ये। हाँ बस यही पूछेंगे, ये तो नहीं पूछते सेल वेल। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स भी हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिक है। जीआई इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है वो प्लीज देख लीजिएगा। करेंट रैंक 2000 जून में पेपर से पहले जो होगी वो प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है, ये हमें जरूरत नहीं है क्योंकि आता नहीं है पीयू के अंदर ये। यहाँ पे हमारा क्लास जो है टेक्निकली स्टार्ट होती है। टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज यूजुअली थॉट ऑफ एज कंप्राइजिंग फोर सेपरेट लीगल ग्रुप्स। नंबर वन ट्रेडमार्क, नंबर टू कॉपीराइट, नंबर थ्री पेटेंट्स, नंबर फोर जोग्राफिकल इंडिकेशंस। तो ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट्स है, जोग्राफिकल इंडिकेशंस। ये जिसे कह सकते हैं आपकी चार सेपरेट लीगल फील्ड होगी, इसके ऊपर आते हैं। और इनके आपको एक है ना कि ट्रेडमार्क कब, इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाँ, ये हम करेंगे आगे, ट्रेडमार्क कितने टाइम के लिए मिलता है, कॉपीराइट कितने टाइम के लिए मिलता है, पेटेंट कितने टाइम के लिए मिलता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन कब के लिए मिलता है, तो ये वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम है। जनरली पीयू एलएलएम में ये क्वेश्चन पूछते हैं, पीयू एलएलबी में भी पूछ लेते हैं। लॉ रिलेटेड टू कॉपीराइट गवर्न है बाय कॉपीराइट एक्ट 1957। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। ठीक। 1958 से अप्लाई हुआ था, मैंने चेक कर लिया। 21 जनवरी 1958 से अप्लाई हुआ। ठीक है, ये हमें करने की जरूरत नहीं है, पूछते ही नहीं है। और पार्लियामेंट ऑफ सुप्रीम, सेक्शन 13 ऑफ कॉपीराइट एक्ट, ये लिखिए आप सेक्शन 13। ये कॉन्फर करता है और लिटरेरी वर्क्स यानी लिटरेचर पे, ड्रामास पे, म्यूजिकल वर्क्स पे, आर्टिस्टिक वर्क्स पे, सिनेमाटोग्राफिक फिल्म पे, साउंड रिकॉर्ड, इसको हाथ से लिख लीजिए। ठीक है, और ये पूरा पैराग्राफ ही लिख लीजिए प्लीज, क्योंकि ये बेसिक है, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, तो ये पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। कि कॉपीराइट एक्ट में बेसिकली कॉपीराइट किससे दिया जाता है, तो ये सेपरेट कैटेगरीज में रख लीजिए। वन लिटरेरी वर्क, टू ड्रामेटिक वर्क, थ्री म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमाटोग्राफिक फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग। ठीक है। अब यहाँ पे आता है लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क में इस प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच में कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ वर्बल न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स। एस्थेटिक मेरिट हो ये जरूरी नहीं है, बस राइटिंग के अंदर होना चाहिए, कुछ स्किल होना चाहिए उसमें। मान लो कोड आपने लिखा है, कोई कोड अब आपने पाइथन में लिखा है, वो ऐसा नहीं है कि बड़ा सुंदर लग रहा है, बट कोड तो कोड है। तो वो कोड को भी यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, टैबलेट कंपाइलेशन, सबको मिलता है। ड्रामेटिक वर्क में क्या आएगा? रिसाइटेशन, किस तरीके से आप बोल रहे हैं, क्रोनोग्राफिक वर्क, एंटरटेनमेंट इन डम शोज,
सीनिक अरेंजमेंट, एक्टिंग फॉर्म, लेकिन इसमें सिनेमाटोग्राफिक फिल्म नहीं आती। ठीक है। तो सारी चीजें ड्रामेटिक वर्क में आती हैं बट सिनेमाटोग्राफिक फिल्म नहीं आती। म्यूजिकल वर्क में आप करेंगे तो म्यूजिक आ गया, ग्राफिकल नोशन ऑफ सच वर्क आ गया, वर्ड्स, एक्शंस, तो सारे म्यूजिक वर्क के अंदर आते हैं, कॉपीराइट के अंदर आते हैं। मस्ट बी ओरिजिनल। आर्टिस्टिक वर्क के अंदर पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, फोटोग्राफ, पोजेसिंग आर्टिस्टिक्स। ठीक है। आर्किटेक्चर आर्टिस्ट, तो ये भी आ गया सब्जेक्ट मैटर के अंदर। अकॉर्डिंग टू कॉपीराइट एक्ट, सिनेमैटिक फिल्म इंक्लूड्स विजुअल रिकॉर्डिंग एंड अ साउंड रिकॉर्डिंग। तो विजुअल भी है, साउंड रिकॉर्डिंग भी है, तो वो सब इसके अंदर आती है। और सिनेमैटिक फिल्म में वीडियो फिल्म्स भी आएंगी। तो साउंड रिकॉर्डिंग जो है, जो इसमें दे रखा है, साउंड रिकॉर्डिंग सजेस्ट दैट अ रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड फ्रॉम विच साउंड में बी प्रोड्यूस्ड रिगार्डलेस ऑफ द मीडियम, एंड ओरिजिनल वर्क का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ द बाय प्रोडक्ट वर्क्स। तो यहाँ पे कॉपीराइट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस के अंदर दिया हुआ है, और अंदर राइट अंडर द स्टैच्यू दिया गया है। तो यहाँ पे आता है राइट्स ऑफ द कॉपीराइट होल्डर क्या है इनके। नंबर वन, इकोनॉमिक राइट्स हैं। नंबर टू, मॉरल राइट्स हैं। सो एक्सक्लूसिव राइट्स आते हैं सेक्शन 14 के अंदर। इकोनॉमिक राइट्स देखिए, सेक्शन 13 एक आ गया, सेक्शन 14 दूसरा आ गया। तो हमें देखो ध्यान, अगर क्वेश्चन आता है हमें सेक्शन वाइज, तो हमें सेक्शन पता होना चाहिए कि भाई यही सिंपल से सेक्शन जो है वो पूछ रहे हैं, यही वो सेक्शन जो है वो पूछ रहे हैं। Right to reproduce, right to issue copies, right to perform in public, right to make cinematography, recording, right to make any transaction, adaptation, right to do any activity, तो कंप्यूटर प्रोग्राम वर्क के अंदर आता है। राइट टू सेल, रेंट, ऑफर फॉर सेल, कॉपीराइटेड वर्क। इन केस ऑफ आर्टिस्टिक वर्क, राइट टू रिप्रोड्यूस, राइट टू कम्युनिकेट, राइट टू इशू कॉपीज, राइट टू मेक एनी सिनेमाटोग्राफी, राइट टू मेक एन अडॉप्शन, राइट टू डू एनी एक्टिविटीज। ठीक है। राइट टू सेल, ऑफर फॉर कॉपीराइट वर्क, राइट टू कम्युनिकेट, राइट टू इशू कॉपीज, राइट टू सेल, तो ये सब इसके अंदर। मॉरल राइट्स में क्या आता है? राइट टू पेटर्निटी, किसी और को आपका काम का ऑथरशिप नहीं लेने दी जाएगी, क्योंकि फिर उसमें ये है कि इससे आपको इकोनॉमिक फायदा तो कुछ नहीं है ऐसा कि आपको, वो बस बात है कि मेरा काम है तो मेरे नाम पे ही रहेगा। राइट टू इंटेग्रिटी, डिस्टॉर्शन, मॉडिफिकेशन नहीं किया जाएगा आपका। मान लो आपने शेक्सपियर पे, मान लो शेक्सपियर जिंदा होता, उसने कोई नॉवल लिखी मैकबेथ, आपने मैकबेथ के नाम पे कुछ और ही बना दिया, तो फिर इंटेग्रिटी तो खराब होगी ना उस ड्रामा की। ठीक है। डिस्टॉर्शन, मल्टीप्लिकेशन, ऑल्टरनेटिव एक्ट, जो क्लेमेंट के ऑनर या नेम को खराब करेगा वो भी नहीं आप कर सकते। तो प्रॉब्लम है यहाँ तक, तो प्लीज बोलिए।